हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। इस वीडियो में हम पंजाब के लास्ट वीक ऑफ दिसंबर यानी कि 5th वीक ऑफ दिसंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो फ्रॉम 24th ऑफ दिसंबर टिल 30th ऑफ दिसंबर जितना कुछ इंपॉर्टेंट में पंजाब में इंपॉर्टेंट हुआ है वी विल डिस्कस दोज अफेयर्स इन दिस वीडियो। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड ऑफ ऑल द वीडियोज़ एज सुन एज वी पोस्ट them। Without much ado, let us start. सबसे पहली न्यूज़ है स्पाइक इन हेरोइन सीजर बाय BSF along the border. So it's unfortunate that we have to start with the negative news. तो पंजाब में काफ़ी ज़्यादा स्पाइक यानी कि बहुत ज़्यादा हेरोइन इस साल दर्ज की गई है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स। हेरोइन सीजर यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट द ड्रग ट्रेड इन पंजाब। पंजाब नोटोरियस रहा है अपनी ड्रग एडिक्शन हैबिट्स के लिए। पंजाबीज़ दे हैव बीन नोटोरियस। कई लोग इसका काउंटर व्यू भी लेते हैं कि एक्चुअली में इतनी एडिक्शन की प्रॉब्लम है नहीं, बट दैट इज़ नॉट ट्रू बिकॉज वी हैव फैक्ट्स टू सजेस्ट द अदरवाइज। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है हमारे पास, पंजाब पुलिस का डेटा है कि कितनी ज़्यादा ड्रग्स सीज़ की जाती हैं, कितने लोगों पे जो है वो मुकदमे चल रहे हैं अंडर द NDPS एक्ट। NDPS यानी कि नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट NDPS। इस एक्ट के बारे में आपको बेसिक पता होना चाहिए। इस एक्ट का नाम आपको ज़रूर याद होना चाहिए जब भी आपने कहीं भी मेंस में या कहीं भी सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग में ड्रग ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम को एड्रेस करना। यू हैव टू मेंशन NDPS और नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट बिकॉज इट इज़ अंडर दिस एक्ट ऑल द एक्शन इज टेकन अगेंस्ट द ड्रग पेडलर्स एंड द ड्रग ऑफेंडर्स। तो रिकॉर्ड सीजर हुआ है, इससे हमें क्या पता चलता है? इट टेल्स अस अ लॉट अबाउट द सिचुएशन इन पंजाब। तो इस साल 497 kg यानी कि ऑलमोस्ट 5 क्विंटल हेरोइन जो है वो रिकवर की जा चुकी है इन ऑपरेशंस कैरिड आउट बाय द BSF along द 550 किलोमीटर लॉन्ग पंजाब फ्रंटियर। ये 550 किलोमीटर्स लॉन्ग ही क्यों कह रहे हैं? बिकॉज दैट इज़ द इंटरनेशनल बाउंड्री दैट पंजाब शेयर्स विद पाकिस्तान। और ये जो सारा ट्रेड होता है इट हैपन्स अलॉन्ग द इंटरनेशनल बॉर्डर। देखिए, इसका एक रीज़न जो है जो आपको याद रखना है दैट इज़ कि पंजाब एक ऐसे रूट पर सिचुएटेड है जो कि दो ड्रग्स के जो हब हैं उनके बीच में आता है। फॉर एग्जाम्पल, वन इज द गोल्डन आर्क। द गोल्डन आर्क दैट इज अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ईरान। तो इन तीन कंट्रीज की एक आर्क बनती है which is called the golden arc, and we know Afghanistan is one of the largest, not one of the largest, it is the largest producer of opium and poppy husk in the world। दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है अफगानिस्तान। तो इंडिया के बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट में यानी कि पंजाब के साथ बाउंड्री लगती है पाकिस्तान की। सो ऑन द वन हैंड देयर इज गोल्डन आर्क। अगर हम इंडिया के साउथ ईस्ट में चले जाएं यानी कि साउथ ईस्ट एशिया की तरफ चले जाएं तो वहाँ पर है हमारे पास गोल्डन ट्रायंगल। साउथ ईस्ट एशिया की 3 कंट्रीज जहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रग ट्रेड होता है दैट इज़ द गोल्डन ट्रायंगल इंक्लूडिंग थाईलैंड, राइट। तो ये जो ट्रेड है, अब इस रूट के ऊपर तो और स्टेट्स भी आती हैं, देन वाई इज़ पंजाब सो वल्नरेबल? देन देयर आर सर्टन अदर कंडीशंस जो कि पंजाब में इस प्रॉब्लम को थोड़ा बढ़ा देती हैं, जैसे कि रिलेटिव प्रॉस्पेरिटी ऑफ पीपल। अब ऐसा नहीं है कि लोग बहुत अमीर हैं यहाँ पे, लेकिन अगर हम पर कैपिटा इनकम देखें तो पंजाब की वो एज़ कम्पेयर टू द एंटायर कंट्री वो ज़्यादा है बिकॉज द फार्मर्स आर relatively more prosperous than the other areas of India। जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 1960s में, उस वक्त उसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि उसमें रीजनल डिस्पैरिटी क्रिएट कर दी थी इंडिया में, लेकिन टू द एडवांटेज ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। तो इस रीजन में जो फार्मर्स हैं दे गॉट मोर प्रॉस्परस क्योंकि यहाँ पर इरीगेशन फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी डेवलप हो गई, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड प्रोवाइड कराई गई। यहाँ के जो फार्मर्स थे उनकी नेचर में था दैट दे वर एंटरप्राइजिंग इन नेचर, हार्ड वर्किंग थे, नई चीज़ें ट्राई कर सकते थे।
fertilizers were provided to them, and most of all the situations, the natural situations, the natural conditions were conducive, यानी कि मिट्टी जो थी बहुत अच्छी उपजाऊ थी. सो दैट लेड टू अ बूम इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया, और उससे यहाँ के किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ. रिलेटिव प्रॉस्पेरिटी हो गई, ज़मीनों के रेट बढ़ गए, ओवरऑल डेवलपमेंट वाज देयर इन दैट टाइम. तो धीरे धीरे पंजाब जो था इट स्टार्टेड बिकमिंग अ प्रॉस्परस स्टेट, और इसी प्रॉस्पेरिटी से द डिमांड वाज क्रिएटेड. और उसके बाद बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स उसमें ऐड हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट ऐड हो गई, या फिर यू कैन से लैक ऑफ इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर ग्रोथ इन पंजाब. तो इकोनॉमी अच्छे से स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव नहीं की, एग्रीकल्चर के बाद वहीं पे जो है वो थम के रह गई. देयर वर सो मैनी रीजंस, देयर कैन बी सोशल रीजंस, इकोनॉमिक रीजंस. तो एक कॉम्बिनेशन बना ऐसा दैट पंजाब बिकेम अ यू कैन से हब ऑफ ड्रग ट्रेड और ड्रग यू कैन से एडिक्शन इन इंडिया. तो इतनी ज़्यादा जो हेरोइन सीज़ की गई है उसमें ये एक मेजर फैक्टर है कि इस पर ज़्यादातर जो कंज्यूमर्स हैं वो पंजाब में ही हैं. ऐसा नहीं है कि बाकी जगह नहीं जानी थी, बिकॉज पंजाब बीइंग द बॉर्डर स्टेट तो सीजर तो सारा यहीं से होना था. बट पंजाब हैज़ अ रोल टू प्ले बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ एडिक्शन दैट यूथ हैज़ हेयर. तो अब ये जो 5 क्विंटल बरामद की गई है, इट डज नॉट इंक्लूड द कॉन्ट्राबैंड सीज बाय अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज. ये सिर्फ BSF की सीज की हुई क्वांटिटी है 5 क्विंटल्स. इसके अलावा बाकी बहुत सारी एजेंसीज हैं जैसे कि CIA, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, पंजाब पुलिस, काउंटर इंटेलिजेंस, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, STG स्पेशल टास्क ग्रुप. तो बहुत सारी हैं, इन्होंने अलग अलग सीज की हैं. दे आर डिफरेंट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज. ये सिर्फ BSF की सीज की गई क्वांटिटी है. सो दैट इज व्हाट मेक्स इट वरीसम. इट इज़ मोर देन डबल एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर. पिछले साल थी 227 किलो, इस साल ये 500 किलो है. तो ये बढ़ रहा है. दैट इज़ व्हाट इज़ क्रिएटिंग कंसर्न. ये फैक्ट आपको याद रखना है कभी भी ड्रग ट्रैफिकिंग पे आए. व्हाट आर द ट्रेंड्स, व्हाट कैन बी डन. तो आप ये एक लाइन बीच में डाल सकते हैं दैट ड्रग ट्रैफिकिंग इज इंक्रीजिंग एज वी हैव सीन फ्रॉम द डेटा. इफ वी कंपेयर द डेटा ऑफ 2019 एंड 2020, 2018 में 221 किलो सीज की गई थी, उससे कुछ ही बढ़ी थी 2019 में, लेकिन 2020 में तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर चली गई. द रिकॉर्ड सीजर इंडिकेट्स दैट डिस्पाइट द कोविड लॉकडाउन के बावजूद भी द क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स हैज़ बिन कंटिन्यूइंग अनअबेटेड. लॉकडाउन का भी कोई असर नहीं हुआ. इवन द क्वांटिटी ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशंस सीज्ड बाय द BSF हैज सीन अ मल्टीफोल्ड राइज. ये एक नया फिनोमिनन देखने को आया है, हमने कुछ पिछली वीडियोस में डिस्कस भी किया है कि ड्रोन्स यूज़ किए जा रहे हैं आर्म्स को ड्रॉप करने के लिए. आर्म्स और ड्रग्स को ड्रॉप करने के लिए ड्रोन्स आर सीन रेगुलरली अलॉन्ग द बॉर्डर. ये रोज़ ऑलमोस्ट हर 1-2 दिन बाद ये न्यूज़ आ रही है. अगर आप न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ते हैं तो ड्रोन साइट किए जा रहे हैं अलॉन्ग द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर. तो अब इसको रोकने के लिए एक टेक्निक डेवलप करने पे जो आर्म्ड फोर्सेज है वो काम कर रही हैं कि ड्रोन्स को कैसे रोका जाए. बिकॉज दे कम, दे ड्रॉप द यू कैन से मटीरियल, दे स्मगल द मटीरियल एंड दे जस्ट फ्लाई बैक. कुछ केसेस में इनको गिरा लिया जाता है बट टू ऑफ नो यूज़. तो ये एक नई प्रॉब्लम सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए आ गई है. ड्रोन्स आर यूज्ड फॉर स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स एंड वेपन्स. दिस ईयर 39 वेपन्स, इवन AK-47 राइफल्स तक ड्रोन से यहाँ पर लाकर फेंकी गई हैं जो कि BSF ने रिकवर की हैं. पहले जो ये स्ट्रेटजी यूज़ करते थे दैट वाज कंसील एंड क्लियर स्ट्रेटजी, कि छुप के ऑपरेट करना उसके बाद भाग जाना. बट नाउ दे आर यूजिंग वाटर चैनल्स टू एग्जीक्यूट देयर सिनिस्टर डिज़ाइंस. अब क्या करते हैं, वो नदी में जो पानी की बोतलें हैं उसके बीच में ड्रग्स भर के उन्हें नदी में छोड़ देते हैं, वो तैरते हुए इंडियन बॉर्डर में आ जाती हैं. सो क्रॉस बॉर्डर स्मगलर्स हैड ट्राइड टू पुश द हेरोइन फिल्ड इन वाटर बॉटल्स थ्रू द सतलुज. तो काफ़ी सारी इसमें से पकड़ी जाती हैं, कुछ नहीं भी पकड़ी जाती. So the thing is, what are the new methods through which drug smuggling or drug trafficking is happening in across the border? और इससे बेसिकली सिक्योरिटी चैलेंज क्या है इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को. ऐसे अगर हथियार भेजे जाएंगे that can be very fatal to the security of the state as well as of the country. तो सिक्योरिटी चैलेंज है. दिस न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू. इमर्जिंग ट्रेंड्स दिखाती है कि ड्रग ट्रैफिकिंग भी बढ़ रही है, आर्म्स स्मगलिंग भी बढ़ रही है, एंड न्यू टेक्निक्स आर बीइंग यूज्ड लाइक ड्रोन्स, लाइक ऑनलाइन सर्वेलेंस, लाइक दिस न्यू टाइप ऑफ यू कैन से वॉरफेयर टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है. सो
जहाँ पर भी आपको कहीं पूछा जाए व्हाट आर द न्यू चैलेंजेस टू द सिक्योरिटी ऑफ पंजाब, या पंजाब बीइंग अ बॉर्डर स्टेट, व्हाट आर द यूनिक चैलेंजेस दैट पंजाब फेसेस बीइंग अ बॉर्डर स्टेट, तो वो आप यहाँ पर ज़रूर हाईलाइट कर सकते हैं कि वो यूनिक चैलेंजेस क्या हैं। नेक्स्ट, वाटर लेवल 53% बिलो नॉर्मल इन पंजाब डैम्स। पंजाब के डैम्स में वाटर असेसमेंट की गई है और वाटर लेवल जो है वो आधे से भी कम, जो नॉर्मल जितना होना चाहिए उसके आधे से भी कम दर्ज किया गया है। द वाटर लेवल इन मेजर रिजर्वॉयर्स अक्रॉस द नॉर्दर्न रीजन remains low this year, with the present storage being 53% below normal in Punjab and 25% below normal in Himachal. इतना कम पानी का लेवल दर्ज किया गया जितना नॉर्मली होना चाहिए उससे। नाउ व्हाट इज़ द रीज़न? जैसे कि करंट वाटर लेवल जो थीन डैम में है, जो रावी नदी पे बना हुआ है, दैट इज़ 498.35 मीटर्स, जबकि होना चाहिए 527.9 मीटर्स। इतना कम है वाटर का लेवल। और ये जो स्टोरेज कैपेसिटी है, इट इज़ काउंटेड बिलियन क्यूबिक मीटर्स और मिलियन क्यूबिक मीटर्स एज द केस में भी। और ये डेटा कौन रिलीज करता है? दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए, कि ये डेटा कौन रिलीज करता है? इट इज़ रिलीज बाय द सेंट्रल वाटर कमीशन। तो ये स्टडी कौन कराता है वाटर की? दैट इज द सेंट्रल वाटर कमीशन। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो थीन डैम में अवेलेबल स्टोरेज है, दैट इज ओनली 24% ऑफ इट्स टोटल कैपेसिटी। ये फिगर पिछले साल 69% थी एंड द एवरेज स्टोरेज वाज 52%। तो अवेलेबल स्टोरेज अब कितनी है? थीन में 24%, भाखड़ा बांध में 47%, पौंग डैम में 49%। मतलब जितना नॉर्मली पानी वो होल्ड करते हैं उसमें आधे से भी कम है तीनों डैम्स में, और थीन डैम में तो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो ये काफ़ी कम है ये स्टोरेज कैपेसिटी। नाउ द थिंग इज व्हाट कैन वी गेट आउट ऑफ इट? इस न्यूज़ से हम क्या निकाल सकते हैं? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस न्यूज़? इससे हमें ये पता चलता है फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। देखिए, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट तो हम ज़्यादा नहीं कोई निकाल सकते। देयर आर नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ कोर्स, या तो मानसून कम रहा होगा, या फिर इनकी मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम है, दैट द वाटर इज़ बीइंग डिस्चार्ज एट अ हायर लेवल, राइट। थर्ड, इसमें यह हो सकता है कि डीसिल्टिंग कैन बी अ प्रॉब्लम और सिल्टिंग कैन बी अ प्रॉब्लम, जिसकी वजह से डैम के स्ट्रक्चर को फ़र्क पड़ता है। सो इतनी टेक्निकलिटी में हमने नहीं जाना, हमने सिविल इंजीनियरिंग नहीं करनी है। वी जस्ट हैव टू नो एडमिनिस्ट्रेटिवली इसका क्या असर होगा, बिकॉज डैम्स आर सपोज टू बी फिल्ड बाय द मंथ्स ऑफ सेप्टेम्बर, बिकॉज मानसून का जो टाइम शुरू होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, उसके बाद से सितंबर अक्टूबर तक ये जो डैम्स हैं दे आर एट देयर फुल कैपेसिटी। तो दिसंबर तक आते आते अक्टूबर तक, सितंबर अक्टूबर में दे आर एट देयर फुल कैपेसिटी, और दिसंबर तक आते आते अगर लेवल इतना कम हो गया है दैट इट्स अ वरीसम फैक्टर, बिकॉज अब जो ये डैम्स फिल होने शुरू होंगे दैट विल स्टार्ट हैपनिंग अराउंड फरवरी। तो अगले 2 महीने के लिए इट्स अ क्रिटिकल वाटर लेवल वी कैन से। तो जो कैनाल बेस्ड इरीगेशन है पंजाब में वो इफेक्ट होती है। और फरवरी से ये भरने क्यों शुरू होंगे? बिकॉज द ग्लेशियर्स विल स्टार्ट टू मेल्ट। जहाँ से ये रावी, ब्यास और सतलुज नदियाँ तीनों आती हैं फ्रॉम तिब्बत एंड फ्रॉम द हायर पार्ट्स ऑफ हिमाचल, वहाँ से जब ग्लेशियर्स मेल्ट होने शुरू होंगे, फरवरी के मंथ में वो मेल्ट होने शुरू होते हैं और मार्च में काफ़ी तेज़ी पकड़ लेते हैं। सो देन द डैम विल स्टार्ट फिलिंग अप अगैन। So there are 2 times of the year when the dams are filling. One is from late June till early September. ये थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और दूसरा होता है लेट फेब टू अर्ली अप्रैल। जो ये वाला पार्ट है यानी कि मानसून वाला पार्ट, इसमें डैम ज़्यादा फिल होते हैं और इसमें थोड़े से कम। बट 2 बार जो डैम्स हैं वो रिचार्ज होते हैं, 2 बार वो पूरी तरह से डिस्चार्ज होते हैं, रिचार्ज एंड डिस्चार्ज। सो थोड़ी सी आपको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए कि अगर आप कोई भी इकोलॉजी या एनवायरनमेंट या एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दैट द कैनाल बेस्ड वाटर इरीगेशन उसकी अवेलेबिलिटी कितनी होगी। उस अकॉर्डिंग आप वो एंगल एक दिमाग में रख के you should write the answer. Next,
एम्स बठिंडा टू बिगिन स्टेम सेल रिसर्च। एक बहुत अच्छी न्यूज़, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि एक बठिंडा में चल रहा है, खोला गया है, काफ़ी ज़्यादा वो धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा है, नॉट एज बिग एज एक्सपेंसिव एज दिल्ली एम्स इज़, लेकिन धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहा है। तो यहाँ पर अब स्टेम सेल रिसर्च शुरू हो रही है और उसके लिए ग्रांट दी गई है। सो एम्स बठिंडा हैज़ रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ 50 लाख रुपीज़ एज पार्ट ऑफ रिसर्च फंडिंग। किसने दी है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DST, टू कंडक्ट रिसर्च ऑन, एग्जैक्टली वो टॉपिक क्या है? रिसर्च ऑन स्टेम सेल सर्वाइवल अपॉन ट्रांसप्लांटेशन टू रीजनरेट डेड टिश्यूज। कि स्टेम सेल का सर्वाइवल ट्रांसप्लांटेशन के दौरान और उसको रीजनरेट, डेड टिश्यूज को रीजनरेट करने का इशू, इसके ऊपर रिसर्च होगी और इसके लिए ग्रांट दी गई है। द प्रोजेक्ट assumes significance as stem cells have an inherent property to proliferate and differentiate into a variety of cells that has significant importance in cell-based therapy on ischemic heart disease and stroke patients। तो ischemic heart disease और stroke patients के लिए इसकी बहुत relevance है, इसलिए ये जो रिसर्च है ये important है। पंजाब में और इंडिया में भी हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक के पेशेंट्स का बर्डन बहुत ज़्यादा है, बढ़ता जा रहा है, और अगर स्टेम सेल में अच्छे से रिसर्च की जाए देन इट कैन सेव अ लॉट ऑफ लाइव्स। सो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो थे इस ग्रांट के लिए सबमिट किए गए थे, लेकिन इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया है बाय द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, एंड अंडर द कोर रिसर्च ग्रांट स्कीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों आपने याद रखने हैं। एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिसके तहत अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को फंडिंग के लिए चूज़ किया जाता है। 50 लाख की फंडिंग जो है ये किस स्कीम के अंडर आई है? कोर रिसर्च ग्रांट स्कीम, CRG स्कीम, इंपॉर्टेंट। तो CRG स्कीम के तहत ये फंडिंग दी गई है और इसके लिए सिलेक्शन कौन करता है? साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, SERB। तो अगर हम हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार इस्केमिक हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक जो हैं ये दुनिया के सबसे बड़े किलर्स हैं, एंड दे अकाउंट फॉर अराउंड 17.2 मिलियन डेथ्स। कुछ 1,72,00,000 लोग हर साल मर जाते हैं हार्ट डिजीज़ से और स्ट्रोक से। सच केसेस हैव इंक्रीज्ड इन इंडिया बाय 34%। काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर है ये हार्ट डिजीज़ के बढ़ने का। रीजन्स कैन बी लाइफस्टाइल चेंजेस, रीजन कैन बी लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, मोर जंक फूड, पॉल्यूशन, स्ट्रेस, देयर कैन बी अ लॉट मेनी रीजन्स। लाइफस्टाइल डिजीजेज बन गए हैं अब ये हार्ट डिजीजेज। सो द इंक्रीज इन इंडिया बाय 34% एंड द हाइएस्ट बर्डन इन पंजाब। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पहली बात तो ये कि एम्स बठिंडा को इस पर रिसर्च करने के लिए ग्रांट दी गई है, और दूसरी बात ये कि इंडिया में तो केसेस के बढ़ ही रहे हैं, उसमें भी सबसे ज़्यादा जो इसके डिजीज़ बढ़ रहे हैं वो पंजाब में बढ़ रहे हैं। तो अगर यहाँ पर उसमें रिसर्च होगी देन सॉल्यूशन इज़ क्लोजर टू द प्रॉब्लम, सो दैट मेक्स सेंस, एंड एम्स हैज़ द कैपेबिलिटी बिकॉज इट्स अ नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन। तो पंजाब में हेल्थ केयर से रिलेटेड, साइंस एंड टेक से रिलेटेड ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट न्यूज़ आपकी आती है पंजाब की इकोनॉमी से रिलेटेड या फिर गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड। पंजाब गवर्नमेंट डिसबर्सेस 39 करोड़ टू 19,000 इकोनॉमिकली वीकर गर्ल्स अंडर द आशीर्वाद स्कीम। देखिए, कोई भी न्यूज़ जब गवर्नमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड या स्कीम से रिलेटेड आती है वो हमें स्किप नहीं करनी जनरली। क्यों? क्योंकि चाहे आपको स्कीम के बारे में पता है, जैसे कि आशीर्वाद स्कीम है, इवन इफ़ यू नो द क्रक्स ऑफ द स्कीम, पहली बात तो अगर आपको नहीं पता आशीर्वाद स्कीम में क्या होता है तो आपको डेफिनेटली ये न्यूज़ पढ़नी है कि आशीर्वाद स्कीम को हम जानेंगे, उसकी स्टैटिक पोर्शन की वो होती क्या है। और अगर आपको इस स्कीम के बारे में पता भी है, इवन देन यू शुड नो द लेटेस्ट डेटा दैट यू कैन कोट इन द एग्जाम। जैसे आपको कोई भी इस तरह से स्कीम पूछ ली जाए, से व्हाट आर द पॉलिसीज एंड स्कीम्स ऑफ पंजाब गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, तो आपको वही 2-3 स्कीम्स के नाम याद होंगे, आप उसके बारे में 2-2 लाइनें लिख देंगे। बट इफ़ यू वांट टू मेक अ डिफरेंस, इफ़ यू वांट टू ऐड वैल्यू टू योर आंसर, देन यू हैव टू कोट द लेटेस्ट डेटा कि रिसेंटली इतने लोगों को इतने करोड़ रुपए डिस्बर्स किए गए, सो दैट एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू टू द आंसर। आप उसमें अगर करंट कंपोनेंट ऐड करते हैं दैट इज़ वेरी वैल्यूएबल। इसलिए जितनी भी स्कीम्स न्यूज़ में आती हैं दैट वी कवर हेयर, सो दैट यू कैन गेट लेटेस्ट डेटा अबाउट दो स्कीम्स।
तो आशीर्वाद स्कीम में होता क्या है? Under the scheme, the Punjab government disburses money to the girls of economically weaker families at the time of their marriages. आशीर्वाद यानी कि गरीब लड़कियों की जब शादी करवाई जाती है तो उनको एज अ आशीर्वाद द गवर्नमेंट गिव्स देम ग्रांट। तो इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी वो दी सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट और माइनॉरिटीज़ मिनिस्टर मिस्टर साधु सिंह धर्मसोत ने। अगेन आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि जितने भी मिनिस्टर्स के नाम आते हैं न्यूज़पेपर में वो बार बार आपकी रिवीजन होती रहती है। सो आई हैव हाईलाइटेड द नेम ताकि पंजाब के सारे मिनिस्टर्स के नाम तो आपको याद हों ही, बिकॉज पंजाब के जब भी एग्ज़ाम होते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होते हैं तो वहाँ पर कई बार मिनिस्टर्स के मिनिस्ट्री पूछ ली जाती है या फिर नाम आपको मैच करने होते हैं। तो इट इज़ गुड इफ़ यू कीप ऑन रिवाइजिंग दीज नेम्स थ्रू न्यूज़ में मिनिस्टर्स के नाम आते रहते हैं। एंड दिस इज़ वेरी डायनामिक ऑल्सो, हो सकता है कल कोई मिनिस्टर चेंज कर दिए जाए तो ये तभी इफेक्टिव है। ऐसा नहीं कि इट्स अ स्टैटिक नॉलेज कि आपको एक बार याद कर लिया और 5 साल मिनिस्टर चेंज नहीं किए जाएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द चीफ मिनिस्टर। वो जितनी मर्जी बार चाहे पोर्टफोलियो रीशफल कर सकते हैं, रीएलोकेट कर सकते हैं। सो इट्स वेरी डायनामिक। तो ये मिनिस्ट्री है जिसके अंडर ये आती है स्कीम्स, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट एंड माइनॉरिटीज़। और as many as 10,800 girls belonging to scheduled castes had been given benefit under the Ashirwad scheme. So they should be scheduled castes, backward class and economically weaker families. तो मतलब जितने भी सोशली, एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके गर्ल्स को एट द टाइम ऑफ वेडिंग दिस पर्टिकुलर ग्रांट इज गिवन। The Punjab government also notified its own new Dr. B.R. Ambedkar SC पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। इन्होंने अपनी खुद की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप लॉन्च की पंजाब में 27 अक्टूबर 2020 को। और इस स्कीम का बेनिफिट किस किस को दिया जाएगा? द कैंडिडेट्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट्स हु पास्ड मैट्रिकुलेशन फ्रॉम पंजाब स्टेट एंड चंडीगढ़। पंजाब स्टेट और चंडीगढ़ से जिन शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स ने मैट्रिकुलेशन पास की होगी उनको ये वाली स्कॉलरशिप दी जाती है। इनकम लिमिट इसमें डिसाइड की गई है, दैट मीन्स इकोनॉमिक क्राइटेरिया इज देयर। ये पॉइंट जरूरी इसलिए हो जाता है बिकॉज अंडर कॉन्स्टिट्यूशन द मेजर क्राइटेरिया फॉर ग्रांटिंग रिजर्वेशन इज सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस। सोशल बैकवर्डनेस एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस। तो इसके साथ मिक्स एंड मैच करके इकोनॉमिक क्राइटेरिया कैन ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस्ड। ये स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। तो यहाँ पर इनकम लिमिट लगाई गई है 2.5 लाख से 4 लाख तक की। ये इनकम लिमिट जो है ये बढ़ा दी गई है, मतलब 4 लाख से ज़्यादा है अगर आपकी फैमिली इनकम, देन द पर्सन इज नॉट एलिजिबल अंडर दिस स्कीम, अदरवाइज ही और शी इज। और इसमें इसका स्कोप बढ़ा के it has been expanded to central and state level institutes of higher education of पंजाब एंड चंडीगढ़। चाहे वो सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है चाहे वो स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दोनों के केस में प्रोवाइड कराई जाएगी टू द स्टूडेंट्स ऑफ पंजाब एंड चंडीगढ़। तो ये 3 स्कीम्स जो है ये तीनों शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के वेलफेयर के लिए चल रही हैं। फर्स्ट इज प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, सेकेंड इज पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम एंड थर्ड इज मेरिट कम मीन्स बेस्ड स्कॉलरशिप स्कीम। तो ये वाली जो पर्टिकुलर हमने की है दिस इज मेरिट कम मीन्स बेस्ड स्कॉलरशिप। पोस्ट मैट्रिक मेरिट कम मीन्स बेस्ड, तो मेरिट भी देखी जाएगी और मीन्स यानी कि कितने वो फाइनेंशियली केपेबल हैं दैट आल्सो विल बी सीन। तो इसमें डेटा दिया गया है कि कितने लोगों को ये इसका बेनिफिट दिया गया है। ये डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन कीप सम रफली सम नंबर इन माइंड। जैसे कि आप कह सकते हैं कि approximately 4 lakh children were given the benefit of this scheme। ऐसा कुछ आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको वो नंबर याद करना है। But what you should know is that the transfer of all these funds is through DBT mode। इस तरह की चीज़ें हमें उठानी होती हैं, डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफ़र। डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफ़र सेंट्रल गवर्नमेंट की एक पहल थी आज से कई साल पहले,
अबाउट 5-6 years बैक, तो डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफ़र उस वक्त बहुत कम स्कीम्स में होता था, अब ऑलमोस्ट सभी स्कीम्स में आना शुरू हो गया है। तो इसमें क्या है कि सारी स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को बाय वे ऑफ डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफ़र उनके अकाउंट में भेजी जाती है, राइट। सो these are all the important news that you have to do from this week in Punjab's current affairs. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको कोई डाउट्स हो या आप कुछ और हमसे पूछना चाहते हो, प्लीज़ मेंशन योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।